अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी थ्रो आरएल सीरीज सर्किट। इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट, यानी वहाँ पर आरसी था यानी रजिस्टर एंड कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पर क्या है आरएल। आर स्टैंड फॉर रजिस्टर, एल स्टैंड फॉर इंडक्टर। तो ऐसा सर्किट होगा जो सीरीज में होगा, यानी जिसमें एक रजिस्टर होगा एक इंडक्टर होगा और दोनों सीरीज में होंगे। तो इस चीज़ को हम आज की वीडियो में मज़ीद डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे। देखो वीडियो अगर आप देख लेते हो ना तो आपको फिर कोई रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक न्यूमेरिकल आ रहा होगा, वो न्यूमेरिकल भी करेंगे और उसे भी बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बस ये डायग्राम समझ लो, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि सर्किट कौन सा है। सर्किट है आरएल। आरएल का मतलब क्या है कि एक रजिस्टर है एक इंडक्टर है। रजिस्टर का आपको पता है कि ये आपके पास फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रजिस्टर देता है, अपोजिशन देता है। अच्छा, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपने अंदर क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस देता है। इसकी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक्स आर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वो मैं लिखवा दूंगा आगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये समझते कि चक्कर क्या है। देखो सीरीज कहा है, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर पैरेलल कह देंगे ना तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी। तो सीरीज और पैरेलल में फ़र्क रखना। आई होप आपको सब सीरीज ही पढ़ाया जा रहा है, यहाँ आसान तरीन होता है सीरीज। अच्छा, अब देखो यहाँ से आपके पास एसी सोर्स है। एसी सोर्स यानी वो सोर्स जो कि आपके पास क्या करेगा, जो कि आपके पास जो कि आपको क्या देगा, आपको देगा एसी करंट या एसी वोल्टेज देगा। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारा करंट यहाँ से आया, आईएस कह लेते हैं। तो सीरीज में होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो करंट आपके पास आ रहा होगा रजिस्टर में, वही करंट आपके पास आ रहा होगा किस में, वही करंट आपके पास आ रहा होगा इंडक्टर में। यानी जो वैल्यू आईआर की होगी, आसानी के लिए समझ लो कि जो वैल्यू आईआर की होगी करंट की, वही वैल्यू आईएल की होगी। फॉर एग्जांपल दोनों की वैल्यू 1 एम्पेयर आ रही होगी, सेम आ रही होगी। क्यों सेम है ये बात याद रखना, बिकॉज दे ऑल आर इन सीरीज, यानी करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है मूव करने का। पहले वो यहाँ आएगा, फिर वो कहीं और नहीं जा सकता, उसको इंडक्टर में जाना होगा। ठीक है, मगर सीरीज में जो वोल्टेज है, सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, वो सेम नहीं होता, ये लिख लो। ठीक है, वो सेम नहीं होता, यानी जो वोल्टेज रजिस्टर पे आ रहा होगा वही वोल्टेज इंडक्टर पे नहीं आ रहा होगा, अलग अलग आएगा। अब नेट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे, उसकी मदद से निकालेंगे। बच्चों बात समझ आ रही है? देखो कॉन्सेप्ट का फील लो, रटो मत, बात को समझने की कोशिश करो। आसान है, एक एक चीज़ें आपके सामने हैं कि भाई सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज में करंट सेम नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब ग्राफ बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ बन जाएगा, एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप वाई एक्सेस पे रखोगे इंडक्टर को। ठीक है, वाई एक्सेस पे क्या रखोगे, इंडक्टर को, यानी जो इंडक्टर में वोल्टेज आ रहा है उसको रख लो। तो ये क्या हो गया, वी एल। जो वोल्टेज आपके पास एक्स एक्सेस पे आ रहा है वो है वी आर, यानी जो वोल्टेज रेजिस्टेंस में आ रहा है उसको एक्स एक्सेस पे पुट कर लो, जो वोल्टेज इंडक्टर में आ रहा है उसको वाई एक्सेस पे पुट कर लो। अब इसका रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट आपके पास ये आ रहा है। अब ये कैसे आ गया ज़रा मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ तक भी वही वैल्यू आ रही होगी ना, तो इसको बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है ना, ये हमारे पास दोनों डायरेक्शन में है। ये जो वी है नेट वोल्टेज, ये दोनों डायरेक्शन में है, यानी एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है। देखो ना, एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो जो वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस है वो ये है, जिसे हम कह लेते हैं वी एल। जो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है वो क्या है, वो ये है। तो ये हमारा हो गया एक्स, वाई डायरेक्शन, ये एक्स। तो देखो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाओगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट। हेड टू टेल रूल पढ़ रखा है ना हमने, कि ये एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को मिलाते हैं तो रिजल्टेंट निकलता है जो कि वी है। अच्छा, अब एंगल यहाँ पर आ गया। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं एंगल निकालना भूल गया था, मैंने एंगल निकालना नहीं सिखाया, तो इस वीडियो में मैं एंगल निकालना अलग से सिखाऊंगा डिटेल में ले जाके। वो रह गया, अमूमन रहता नहीं है लेकिन एक छोटी सी चीज़ रह गई।
अच्छा देखो, अब एंगल कैसे निकलेगा मैं बता दूंगा। तो अब हमारे पास एंगल यहाँ पर आ गया, तो एंगल के सामने बिल्कुल क्या बनता है, परपेंडिकुलर, जो कि है आपके पास परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपके पास होगा VL, सॉरी VP होगा, और बेस क्या होगी आपके पास VR, जो कि है बेस, और हाइपोटेन्यूज ये आ गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मुझे V निकालना है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो V वांट टू फाइंड वोल्टेज। आप बोलोगे सर ये पिछले वाले जो आपने पढ़ाया था ये बिल्कुल वैसा ही है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा, जस्ट कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस आ जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी। देखो, जो रेजिस्टेंस हमारे को इंडक्टर देता है उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिएक्टेंस। ठीक है, ये कुछ नहीं होती, ये रेजिस्टेंस ही है जो इंडक्टर दे रहा है, जिसे XL लिखते हो आप, याद रखना। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड वोल्टेज, तो हम यूज़ करेंगे, वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारी डेरिवेशन चल रही है बेसिकली। ठीक है, याद रखना डेरिवेशन है। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताओ, मुझे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखो V का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर देखो VR का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो VL का स्क्वायर है। क्या मुझे वोल्टेज का स्क्वायर चाहिए, देखो मैंने यहाँ लिखा वी वांट टू फाइंड वोल्टेज, नॉट अ वोल्टेज स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो क्या आ गया, V स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। अच्छा, अब हम जानते हैं ओम्स लॉ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक V किसके बराबर होता है, IR के, है ना, V इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टर के। तो ये इसे V लिखे रहने देते हैं, इसे नहीं छेड़ो, अभी बुक जैसा बना देता हूँ। VR रेजिस्टेंस क्या है, R, और करंट क्या गुजर रहा है, I। देखो ये दोनों करंट बराबर हैं, VR जो वैल्यू देगा वही VL देगा, तो इसे I कह लेते हैं जस्ट। और रेजिस्टेंस क्या है इंडक्टर की, XL, देखो मैंने यहाँ लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और करंट तो ये I दे रहा है। अच्छा, अब स्क्वायर भी है ना, देखो स्क्वायर भी है ना, V का पे स्क्वायर था ना, तो सब पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू, I को कॉमन निकाल लो, I स्क्वायर को, I स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। I पे से स्क्वायर रूट कैंसिल करो, V इज इक्वल टू I R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल वन, दिस इज अवर फाइनल वन, दिस इज अवर फाइनल वन। ये हमारा वोल्टेज का फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टर के लिए बनाऊँ या करंट निकालना हो, तो जस्ट इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। ठीक है, V की वैल्यू पुट करना और रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो करंट भी निकल सकता है, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। जस्ट क्या करना होगा, V अपॉन होल रेडिकल R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इक्वल टू I, इस तरह कर लो। अच्छा, अब मैं बोलूँ रेजिस्टर निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस निकालो जो इन दोनों की वजह से आ रही है। तो आप क्या करोगे, V को लिख दोगे Z, ये Z कुछ नहीं है, Z जो है वो नेट रेजिस्टेंस है। Z क्या है, नेट रेजिस्टेंस। ये किसकी वजह से आ रही है, ये रेजिस्टर और इंडक्टर की वजह से आ रही है। तो V इज इक्वल टू IR, R क्या है, Z, और I तो I रहेगा, तो I इज इक्वल टू होल रेडिकल R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। I से I कैंसिल हुआ, तो Z इक्वल टू होल रेडिकल R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब हमने निकालनी है एंगल। एंगल क्या है, देखो याद रखना, फॉर एंगल, फॉर एंगल, एंगल क्या है, एंगल आपके पास है डायरेक्शन। एंगल आपको बताता है डायरेक्शन। अगर एंगल यहाँ पर है तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, इस तरफ आ जाएगा तो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव, उस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन बताएगा। अब कैसे निकाल सकते हो, देखो एक तो वो बुक वाला डायरेक्ट रूल है कि tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बुक वाला रूल लगाते हैं, वरना मैं आपको मज़ीद डिटेल में भी ले जाऊंगा। तो आप टेन थीटा यूज़ कर लो। क्यों टेन थीटा यूज़ कर रहे हो? क्योंकि देखो आपको वाई कंपोनेंट पता है और एक्स कंपोनेंट पता है। तो जब एक्स और वाई कंपोनेंट पता है तो ऐसा रेशो यूज़ करो जिसमें एक्स कंपोनेंट भी आता हो वाई। तो एक्स और वाई कहाँ पर आता है? हेयर वी यूज़ टेन थीटा, हेयर वी यूज़ टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है रेशो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यही होता है ना। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है VL और बेस क्या है? VR। थीटा पता करना है तो 10 को उधर ले जाके इन्वर्स कर दो, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके रिलेशन साइन और कॉस के साथ आप जानते हो। tan क्या होता है? अगर tan यहाँ देखना चाहो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी चेक कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। साइन थीटा कैसे निकलेगा? देखो हाँ, बहुत आसान सी बात है, आप पीछे पढ़ चुके हो। साइन थीटा कैसे निकलेगा? साइन थीटा ऐसे निकलेगा, आपको ये वाला कंपोनेंट निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे z, समझ लो ये z है, ये z समझ लो थोड़ी देर के लिए, z है। तो आप क्या करोगे? बल्कि v ही रखो, समझो ये v है। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे v, एक मिनट ज़रा, समझो ये आपके पास, आपको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कैसे निकालोगे? VL इक्वल टू V साइन थीटा, है ना। देखो तो ये क्या आ गया आपके पास? VL साइन थीटा आ गया। अच्छा, इसको सेट कराना चाहो सेट करा लो, V से V कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा, आप कोई इसको जानते हो। और अगर आपको VR निकालना है तो कैसे निकालोगे? VR इज इक्वल टू V कॉस थीटा। अच्छा, साइन, इसको कॉस के लिए सेट कराओ, इसको साइन के लिए सेट कराओ। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। तो दोनों को मैं कॉस और साइन के लिए सेट कराता हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास V अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास V अपॉन, इधर बल्कि ऐसे हो जाएगा, हाँ इसको ऐसे करो। इसको देखो, इसको जो है वो कॉस के लिए सेट करा रहे हो या टेन के लिए, पहले ये देखना होगा। तो चलो इसको इसके ऐसे लिख लेते हैं कि VL हमारे पास ऊपर आएगा ना, क्योंकि तो VL क्या हो गया? साइन थीटा। और फिर आ गया VR जो कि हमारे पास हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? इन्वर्स हो जाएगा। क्यों? बल्कि इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर आके। क्यों इन्वर्स होगा? क्योंकि आपने उधर ले गए हो। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स VL अपॉन VR। चलो इससे भी प्रूफ हो गया। तो मुख्तलिफ तरीके हैं प्रूफ करने के, कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये वाला स्टेप ना रहने ही देना, क्योंकि आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट पता है टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पुट करो, हाइपोटेन्यूज पुट करो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो एंगल मैंने बताया वो भी समझ में आ गए होंगे। अब छोटा सा ना एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो काम है यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कंसीडर अ सर्किट, एक सर्किट कंसीडर करो कंटेनिंग, जिसमें होगा रेजिस्टर जो कि R है एंड इंडक्टर। इंडक्टर को याद रखना L लिखा जाता है, रेजिस्टर को R। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे सर ये RI क्यों नहीं है? तो इंडक्टर को L लिखा जाता है। सीरीज़ में है विथ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एज शो इन फिगर में है। ड्यू टू सीरीज सर्किट करंट आर सेम, करंट इज सेम या करंट आर सेम, करंट इज होगा, करंट इज सेम। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब आओ एक छोटा सा जो है हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं, बिल्कुल छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो सर इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे, तो बिल्कुल न्यूमेरिकल आपके पास सेल्फ असेसमेंट में से या वर्क एग्जाम्पल से आ सकते हैं। तो इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप छोड़ दो या लाइटली ले लो। चलो आओ इसको करते हैं। देखो आपको इन्होंने कहा हुआ है आपके पास वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल है 20.5, गिवन डेटा है और कुछ फाइंड करना है। अब देखते हैं क्या डेटा है, क्या फाइंड करना है। RC सर्किट है, समझो यहाँ पर आपके पास इंडक्टर नहीं लगा हुआ होगा बल्कि कैपेसिटर लगा हुआ होगा। ठीक है, सर्किट RC है, इसी तरह का होगा। उसमें आपको कैपेसिटेंस दे दी है, क्योंकि सर्किट RC है तो कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस दी जाएगी 50 माइक्रोफेरेड। अब देखो फेरेड पुट ना करो,
माइक्रो पुट ना करो बल्कि पुट करो 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। माइक्रो किसके बराबर होता है? -6 के, फेरेट। रेजिस्टर सीधी सीधी उन्होंने लिख दी है 100 ओम्स की है आपके पास। आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, यानी यही सर्किट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। वोल्टेज जो दिया हुआ है 220 वोल्ट का दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है 50 हर्ट्ज की आ रही है। फाइंड द करंट, करंट फाइंड करना है, और ये करंट आरएमएस करंट होगा, याद रखना, रूट मीन स्क्वायर वाला, जो कि हम इक्विवेलेंट करंट लेते हैं डीसी के। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई हो मेरी। अच्छा, उसके अलावा एंगल ढूंढना है आपने, जो हमने ये निकाला ना, एक ये फार्मूला लगेगा और एक ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, दूसरा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले समझो आपके यहाँ हो क्या रहा है, सोल्यूशन समझो, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन समझो। देखो भाई, सबसे पहले मेरे पास मसला क्या है? मेरे पास मसला ये है कि मुझे फार्मूला लगाना है ये वाला। मुझे थोड़ा सा इसको स्प्लिट करना पड़ेगा दो हिस्सों में। एक मिनट, ज़रा साफ सुथरा स्प्लिट करते हैं। देखो फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद समझ आ जाएगी। मुझे फार्मूला लगाना है ये वाला, IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z। ये ओम्स लो ही है, मगर ये रिजल्टेंट के लिए लिखा गया है, नेट के लिए लिखा गया। मसला क्या है कि आपके पास करंट तो आपको निकालना है, वोल्टेज चलो आपको पता है, देखिए 220 आपको वोल्टेज पता है। मसला क्या बन रहा है, आपको Z नहीं पता, Z नहीं पता। तो पहले Z कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर I आएगा, वरना I नहीं आना। अब देखो Z कैसे आएगा, देखो ये रहा। अभी ये इक्वेशन किसके लिए लिखी हुई है? रेजिस्टर इंडक्टेंस के लिए लिखी हुई है। अगर मैं इस L को C कर दूं, इस L को XC कर दूं, तो अब ये इक्वेशन हो गई है रेजिस्टर कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन लिखते हैं। तो फॉर Z, तो Z इक्वल टू होल रेडिकल R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब मज़े की बात यह है कि मुझे R तो पता है, ये रहा। अब ये XC कहाँ से निकाल कर लाऊं? तो अब मुझे XC भी नहीं पता, लेकिन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख रहा हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर तो है ही नहीं ना यहाँ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। ये वाला फॉर्मूला यूज कर पहले XC निकालोगे, XC को यहाँ पर पुट कर आप Z निकालोगे, फिर Z को यहाँ पर पुट कर देखो यहाँ से XC आ गया, XC निकालने के बाद Z आएगा, Z निकालने के बाद RMS आ जाएगा। अब XC कैलकुलेट करते हैं। तो 2πf की वैल्यू 50 हर्ट्ज पे दी हुई है आपको, और C आपको दिए हुआ है, C आपको कितना दिया हुआ है? 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो ये XC की वैल्यू आ जाएगी। चलो, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन ईजीली कैलकुलेट। ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लेना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भरपूर करना, ठीक है, अलाउ होता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 एक्सपोनेंट -6, द आंसर इज 636.6 ओम्स। ओम्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यूनिट मैंने SI रखे थे सारे, फराड, हर्ट्स, ये SI यूनिट है, ठीक है। चलो, एक चीज़ तो आ गई, राउंड ऑफ कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा, बुक जैसा आ जाएगा, ठीक है। अब Z निकाल सकते हैं फॉर Z। तो Z इक्वल टू होल रेडिकल R का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर? 636.9 का स्क्वायर। तो ये Z की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। देखो कैलकुलेटर में ऐसे रखना, उसके बाद 100 का स्क्वायर प्लस 636.9 का स्क्वायर, द आंसर इज 6.44 अलग अलग कैलकुलेट 644.7। ये भी रेजिस्टेंस है तो इसलिए ओम्स। अब RMS वैल्यू निकाल लो अपनी, जो डिज़ायरेबल वैल्यू है ना वो निकाल लो। तो RMS वैल्यू के लिए I फॉर I RMS, तो I RMS, तो क्या वैल्यू है V की?
220 क्या वैल्यू है z की 644.7। तो RMS वैल्यू क्या आई, तो 220 डिवाइडेड बाय 6.007, एक मिनट, ये आपके पास 1 मिनट 4 है, तो आपके पास 0.341। करंट बहुत कम आ रहा होता है इसमें, ज़्यादा करंट नहीं आता, ये ठीक ही है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अब ये वैल्यू हमारे पास किस में आई है, ये वैल्यू, अच्छा देखो राउंड ऑफ करूँगा ना तो ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करने से। अब ये वैल्यू मेरे पास बहुत छोटी आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिली कर देता हूँ, 1 2 3, तो ये मिली हो जाएगी, IRMS, तो 345 मिली एम्पेयर हो जाएगी। कैसे मिली बनाया पता है ना आपको, आप यूनिट मूव कराया, बस पॉइंट मूव कराया मैंने और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब डायरेक्शन पता कर लेते हैं। आसान था न्यूमेरिकल, वैसे तो इतना मुश्किल तो नहीं था। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायरेक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VL अपॉन RL, सॉरी VR। अब हमारे पास कोई RL तो है नहीं, तो हम VC लिखेंगे और VR लिखेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। देखो यहाँ पे जब इंडक्टर था तो वो VL था, लेकिन अब कैपेसिटर है तो वो VC हो जाना है, बस इतना सा फ़र्क है। अच्छा, अब हमारे पास वो नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास वोल्टेज तो नहीं है, मतलब VR तो नहीं है हमें, बल्कि VC भी नहीं पता। लेकिन हमें ये बात पता है, ओम्स लॉ पता है, VC किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। तो करंट तो सेम रहेगा, इसलिए I रहेगा, और करंट रेजिस्टर में भी सेम है, इंडक्टर में, तो दोनों में I रहेगा। तो R क्या हो जाएगा, XC, क्योंकि जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है हम उससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और R। ठीक है, तो ये V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। I से I कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास इन्वर्स में आ गया क्या, XC डिवाइडेड बाय R। XC पता है, R पता है, तो पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ XC, कहाँ है, वो रही 6.9। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, 100। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, देखो आओ कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, छोटी वैल्यू हो जाती है। ये दबा के शिफ्ट दबा देना, ठीक है, सॉरी शिफ्ट दबा के 10 दबा देना, एक मिनट, शिफ्ट दबा के 10 दबाना, इन्वर्स आ जाएगा, और 636.9 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर इज़ 1.4 एंगल बन रहा है, 1.41। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं गलत आ रहा है। अच्छा, गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि कैलकुलेटर मेरा डिग्री में था, रेडियन में था, तो रेडियन में तो ठीक आया, लेकिन डिग्री में ये आएगा। ये कैलकुलेटर को ज़रा भाई कन्वर्ट कर लेना, ये आपकी ज़िम्मेदारी पर है, रेडियन और डिग्री का फ़र्क रखना। आई होप आसान न्यूमेरिकल तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि बात समझ ना आए। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।